इस पी एस अपॉन पी नॉट ए को इस तरफ लेके आएंगे तो ऐसा होगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए प्रेशर। देखो पी नॉट ए इसका जो ये जो सिर्फ सॉल्वेंट था ना, इसका जो वेपर प्रेशर था उसको पी नॉट ए बोल सकते हैं ना। हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 सोल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, तो आई होप आपने पहले वाले लेक्चर देखे होंगे, आपका बेस क्लियर हुआ होगा। तो अब आप ये वाला लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करना है तो मैंने ग्रुप बनाया है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो मेरा। तो वहाँ हम जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ लिखा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब देखो, ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है, यहाँ से एग्ज़ाम में जो जेके बोस एग्ज़ाम होता है उसमें एक क्वेश्चन मिलता ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें पक्का मिलता है। अब आप देखो, ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिर्फ नाम सुनने में कुछ लग रहा है कि मतलब बड़ा कुछ हाई फाई नाम है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसको हम बड़े सही से समझेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, थोड़ा सा मैं आउटलाइन आपको दूं तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। देखो, टोटल हमारे सिलेबस में 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक ये वाली है, एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये वाली है, और एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये वाली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और उसके बाद है ऑस्मोटिक प्रेशर ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे सिलेबस में हैं। आप देखो, हम क्या करते हैं, हम 2 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ में ये जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है ये क्या होती हैं, कैसे होता है, वो सारा कुछ इस वीडियो में। और साथ में 2 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, और इनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम देखने वाले हैं। और ये जो 2 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखो, ये थोड़ी सी लेंथी होती है, तो अगर 2 हम एक वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी तो होगी। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो, अगर लाइफ में कुछ बनना है बंदे को, ठीक है, कुछ बनना है, तो देखो सपोज अगर आपको जेई का या नीट का एग्ज़ाम देना है तो आपको पहले 12th क्लियर करनी पड़ेगी। तो अगर आप 12th जो है 500 में से 200 मार्क्स लेके क्लियर करो तो फिर मज़ा ही क्या। तो अगर आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, तो आपका जब रिज़ल्ट आएगा आपको उस टाइम बहुत खुशी होने वाली है। क्योंकि आप देखो, जब आप सही से मेहनत करोगे, ठीक, तो मेहनत करोगे, अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, सब प्रैक्टिस करोगे, तो आपके मार्क्स आएंगे 500 में से 490 495। तो उस टाइम आपको बहुत खुशी होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। फिर आप बोलोगे आप हम आगे अब नीट को मार देंगे, नीट को क्रैक कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ठीक, तो वो आपको देखना है। तो अगर आपको सही से क्या करना है, एक चीज़ है कि सब्जेक्ट सीखना है। ठीक है, सब्जेक्ट सीखना है और साथ में मार्क्स भी अच्छे चाहिए, तो आपको फिर वीडियोस तो देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, अभी मैं ऑनलाइन की दुनिया में इंटर हुआ हूँ। ठीक है, आस्ता आस्ता मेरा भी जो है पढ़ाने का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो ठीक है, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आई होप, मैं अपनी गारंटी से ये करा रहा हूँ कि जो मैं करा रहा हूँ अपनी वीडियोस में, यही अगर आप लिखोगे, मतलब यही समझ के आप अंडरस्टैंड करके लिखोगे, तो आपके मार्क्स तो पूरे होने वाले हैं, आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज भी बढ़ेगी। वो आप अगर पूरी वीडियोस मेरी देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, अब देखो, हम स्टडी करते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल दो, बाज़ार से अच्छी सी एक नोटबुक ले लो, उसके ऊपर नोट्स बनाओ। मेरी गारंटी आपको ये जो है मैं करा रहा हूँ ये करेक्ट है, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक, देखो, अगर हम कॉलीगेटिव वर्ड को देखें तो हमें लग रहा है क्या पता कोई काली प्रॉपर्टी है, कोई पता नहीं कैसी है, कॉली कॉले से निकला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले। लिखो, मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेशन। आप लिखो, दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली on the those properties of ideal solutions which depend only on the number of particles of solute, on the number
ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद आप लिखो एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक, ये इसकी डेफिनेशन है। आप एक बार पढ़ो, अच्छा खुद पढ़ो, देखो क्या समझ में आ रहा है आपको। देखो लिखा हुआ है कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, मतलब ये किसकी प्रॉपर्टीज होती हैं? आइडियल सॉल्यूशन की। देखो प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है खासियत, ठीक, अपनी लैंग्वेज में बोले तो प्रॉपर्टी का मतलब होता है खासियत। तो देखो ये दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, मतलब आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करें, ठीक है। डिजॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, आपको पता है जब सॉल्यूशन बनता है तो हम क्या करते हैं? एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हैं। तो आप देखो यहां लिखा है कि वो प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशन की जो सिर्फ किस पे डिपेंड करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करें बस, ठीक है। डिजॉल्व इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्यूट एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हुआ है उस सॉल्यूट के सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, है ना, उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, मतलब जब एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स है, सॉल्यूशन बना है, उसके अंदर सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करें, तो आप बोलोगे सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करें, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ज्यादा पार्टिकल हैं तो ज्यादा कुछ शो करेगी वैल्यू, कम पार्टिकल है तो कम शो करेगी। और किस पे डिपेंड नहीं करती है? नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर, ठीक। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ठीक। अगर आप एक बार फिर दोबारा पढ़ो तो ये लिखा हुआ है कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, मतलब आइडियल सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करें और डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड ना करें, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करें कि उसकी अमाउंट कितनी है, सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है सॉल्वेंट में। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। इतना ही है। आप देखो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, इसकी एक एग्जांपल ऐड करो आप। एग्जांपल देखो, लिखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। एग्जांपल में आप देखो, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहां लिखो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, इज एडिड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। लिखा है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक प्लेस, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक्स प्लेस, ठीक। एक लाइन और ऐड करो, आपको फिर समझ में आएगा। अब आप लिखो इसी एग्जांपल के अंदर ही है ये, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स only on the amount of solute added, ठीक है।
एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आप देखो ये जो दो लाइनें मैंने लिखी है ना, इसको मैं क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। आप देखो यहां मैंने एक सॉल्वेंट लिया है, ठीक है, आपको पता है सपोज यहां मैंने सॉल्वेंट लिया है, कोई भी सपोज वाटर ही लिया हुआ है, ठीक। आप एक चीज देखो, आपको पता है ना वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल क्या होता है। नॉन वोलाटाइल ऐसी चीजें होती है जिनके वेपर नहीं बनते, ठीक है, और वोलाटाइल ऐसी चीजें होती है जिनके वेपर बनते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक। तो आप देखो यहां ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सपोज ये वोलाटाइल है, ठीक है ना। तो आप देखो अगर सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो क्या होगा, अगर मैं इस बीकर को ऊपर से बंद कर दूंगा, ये कोई बाल्टी या बीकर है, ठीक है, इसको ऊपर से बंद कर दूंगा, तो अगर ये वोलाटाइल है तो इसकी सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है ना, इसके क्या होंगे, वेपर बनेंगे। यहाँ इसके क्या होंगे, वेपर बनेंगे। वेपर बनेंगे कि नहीं, आपको बताया था ना, सॉल्वेंट है वोलाटाइल है, मतलब लिक्विड है, सॉल्वेंट है लिक्विड है, सपोज वोलाटाइल है, ठीक, उड़ता है, यहाँ से वेपर बनते हैं, तो यहाँ क्या होंगे, इसके वेपर बनेंगे। आप देखो अगर ये वेपर यहाँ बनेंगे, ठीक, तो ये जो वेपर है ये क्या करेंगे, इस सॉल्वेंट के ऊपर यहाँ कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर, ठीक, आई समझ आपको, है ना। अब आप देखो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें ये जो बीकर है इसमें मैं एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल रहा हूं, इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, आपको पता है नॉन वोलाटाइल कैसा होता है, जिसके वेपर नहीं बनेंगे, ठीक, जिसके वेपर नहीं बनेंगे, ठीक है, वो क्या होता है, नॉन वोलाटाइल। आप देखो अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसके अंदर ऐड करते हो तो क्या होगा, इसके जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल है वो यहाँ वाटर के साथ मिक्स होंगे, ठीक, इधर पड़ जाएंगे, ठीक है ना, मिक्स हो जाएंगे। देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक बार पार्टिकल को बड़ा बना देता हूँ। सपोज आप देखो ये जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं, सपोज ये वाले पार्टिकल्स किसके थे, वाटर के, ठीक है, ये किसके पार्टिकल थे, वाटर के, ठीक है, और वो क्या था, वो था हमारा वोलाटाइल, ठीक। अब देखो क्या हो रहा, क्या होगा, देखो यहां से ये क्या, इसके वेपर बन रहे थे, तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्वेंट था इसके ऊपर वेपर प्रेशर अपना एक्सर्ट हो रहा था, ठीक है। ये चीजें वेपर प्रेशर क्या होता है सारा पिछली वाली वीडियोस में हमने कवर किया है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इस सॉल्वेंट के ऊपर, यहाँ से वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था। अब जब आपने क्या कर दिया, इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, आपको पता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐसा सॉल्यूट होता है जिसके वेपर नहीं बन सकते, तो वो क्या करेगा, यहाँ आके कहीं रुक जाएंगे उसके पार्टिकल्स। आपको पता है ये जो इवेपोरेशन होती है ना, ये जो वेपर बनते हैं यहाँ से, मतलब ये जो वाटर के वेपर बन रहे थे, ये इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और ये जो इवेपोरेशन होती है ये सिर्फ सरफेस के ऊपर होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो होती है, पार्टिकल जो सरफेस के ऊपर होते हैं ना, सिर्फ उनकी वजह से इवेपोरेशन, मतलब उनकी वजह से वेपर बनते हैं। कब, जब इवेपोरेशन होती है। देखो यहाँ तो इवेपोरेशन ही हो रही है ना, है ना, वो लिक्विड अपने आप उसके ऊपर वेपर बन रहे हैं, जो अपने आप वेपर बनते हैं, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक। तो इवेपोरेशन क्या होती है, सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी वजह से होती है। आप देखो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है, तो आप देखो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे क्या होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल इसकी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ आ जाएंगे। सपोज यहाँ इसकी सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ आ गए, ठीक है। अब आप देखो नॉन वोलाटाइल पार्टिकल्स ने क्या किया, यहाँ जो सॉल्वेंट था हमारा वोलाटाइल, उसकी सरफेस के ऊपर यहाँ आके चिपक गए। अब देखो क्या अब यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ आप। पहले वेपर प्रेशर किसकी वजह से था, पहले वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सारे सरफेस के ऊपर थे, तो वहां से वेपर बन रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक। तो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से इसके पार्टिकल यहाँ सरफेस के ऊपर आके चिपक गए कुछ जगह। तो अब तो ये जो पार्टिकल है ना, ये सॉल्वेंट की, ये यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। तो अब आप बोलो कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से ऊपर वेपर नहीं बन पाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो यही रीजन, देखो यही मैंने यहाँ लिखा है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो पूरा मिलके क्या बनता है, मिलके बनता है सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो जो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था
उससे वेपर प्रेशर अब सोल्यूशन का कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके पार्टिकल तो वेपर बनेंगे नहीं, उल्टा वो आके सरफेस के साथ कुछ ना कुछ पार्टिकल चिपक जाएंगे। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल पहले यहाँ से वेपर बन रहे थे अब वो भी बंद हो गए वेपर बनना, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखना। अब आप देखो, अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सपोज मैंने पहले डाला था 2 ग्राम, ठीक, 2 ग्राम डाला था, तो सपोज इसने 2 वेपर बनाना कम किया था, 2 वेपर को कम कर दिया। अब मैं सपोज 10 ग्राम ये डाल रहा हूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो अब ये 10 वेपर को कम करेगा। ठीक, अब देखो मैं और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँ, तो सपोज मैंने 100 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो और वेपर को कम करेगा ना। जितना ज़्यादा आप करोगे, जितना ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करोगे, उतने वेपर यहाँ से क्या होंगे, कम बनेंगे। ठीक है, किसके वेपर कम बनेंगे, वो आके जितना ज़्यादा डालोगे उतना आके सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल को जगह ही नहीं मिलेगी ऊपर वेपर बनाने की, तो वेपर प्रेशर घटता रहेगा। ठीक है, अब देखो ये जो वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर, ये क्या हो रहा है इस बीकर के अंदर, जब हमारे पास सॉल्वेंट था और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना स्टार्ट किया तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है ना, कम हो रहा है ना। तो अब आप देखो इस लाइन को पढ़ो, अच्छा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल है। देखो लिखा हुआ है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, मतलब जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेक प्लेस। अभी हमने देखा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को यहां ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर लो होगा। ठीक, अब देखो ये लाइन, दिस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये जो डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब ये मैटर नहीं करता आपने कौन सा सॉल्यूट डाला है ना, मतलब आपने सोडियम क्लोराइड डाला, नमक डाला या चीनी डाली या जो भी डाला है ना, लेकिन इस पे मैटर नहीं करता है, उसके नेचर पे मैटर नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डाला। अगर 2 ग्राम डालो सपोज, यहाँ अगर आप चीनी डाल दो या नमक ही डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो उसका नेचर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है कि 2 ग्राम डाला या 10 ग्राम डाला या 20 ग्राम डाला, जितना ज़्यादा डालोगे उतना वेपर प्रेशर घटेगा, है ना। तो आप देखो यही लिखा ना कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड। मतलब ये जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ सॉल्यूट का कितना अमाउंट आपने ऐड किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब देखो ये प्रॉपर्टी कौन सी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जो वेपर प्रेशर लो हो जाता है, कब लो हो जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। क्या इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि देखो ये जो प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर का लो होना, ये किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। अगर सॉल्यूट ज्यादा डालोगे तो पार्टिकल ज्यादा होंगे सॉल्यूट के, है ना, तो उतना वेपर प्रेशर घटेगा। अब देखो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऐसे देखो ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा रहा था, अभी हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रॉपर्टी पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल थी जैसे कि वेपर प्रेशर कम होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से, तो सिर्फ किस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो टोटल कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आप लिख लो। फर्स्ट हमें पढ़नी है, ये आप लिख लो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हमें डिस्कस करनी है। दूसरी हमें पढ़नी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होती है। और थर्ड हमें पढ़नी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, ये हमें पढ़नी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये 4 प्रॉपर्टीज जो है हमें डिस्कस करनी है। अब आप देखो मैं इसको साफ करता हूं, आप इसको लिख लो, इसको समझ लो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम डिस्कस करेंगे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होता है। आपको पता है वेपर प्रेशर कब लो होता है, जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, वो हमने देख लिया, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखो यहाँ लिखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो आप इसमें एक लाइन ऐड करो। क्या लाइन ऐड करोगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
ठीक है। और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का नाम मैंने बी रखा है, वो बी है। बी क्या है? सॉल्यूट। इज एडिड, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करेंगे टू अ सॉल्वेंट, टू अ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का नाम मैंने क्या रखा है? ए, ठीक। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेस देन, देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेस देन, ठीक है, लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट ऑफ द सॉल्वेंट। आप देखो इसको यहाँ एक बार डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारा कोई बीकर है बड़ी सी, इसमें जो ये जो पार्टिकल्स हैं, सपोज ये 2-3 पार्टिकल में लगा रहा हूँ यहाँ, ये ब्लैक वाले, ठीक, ये क्या है? ये हमारे सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। कौन सा? इसका नाम है ए, ठीक। अब आप देखो इसके बीच में आप डाल रहे हो क्या? सॉल्यूट डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या डाला? सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है हमारा? बी। बी आप बोलोगे ए यहाँ सॉल्वेंट है, बी यहाँ क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। तो सॉल्यूट डालोगे तो उसके पार्टिकल यहाँ आ जाएंगे कहीं, ठीक है। वही जो हमने पहले डायग्राम बनाई थी ना, उसी को थोड़ा सा बड़ा करके हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आप देखो क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ नॉन वोलेटाइल, जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोल रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन तो बनेगा ही, ठीक। अब आप देखो सपोज ये क्या बन गया? अब ये तो पूरा सॉल्यूशन बन गया। देखो इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों थे, दोनों डिजॉल्व किए ना हमने, मतलब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व किया तो दोनों है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं बोलूँ ये जो सॉल्वेंट था ये पहले कैसा था? अकेला था ऐसे, ये पहले सॉल्वेंट अकेला था, इसके पार्टिकल थे यहाँ, ठीक है। ये पहले सॉल्वेंट था बी, अकेला था, ठीक, लिक्विड था, अकेला लिक्विड था, उसके पार्टिकल वहाँ थे पड़े हुए, ठीक है। हमने इस सॉल्वेंट के अंदर सपोज यहाँ इसमें सॉल्यूट था, इस जगह इसमें कोई सॉल्यूट पड़ा था, वो उठा के मिक्स किया इसमें, तो ओवरऑल सॉल्यूशन ये बना है, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि पहले ये जो सॉल्वेंट था ना, इसका वेपर प्रेशर पहले था सपोज 100 पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है, सपोज। तो अब जब आपने इसमें सॉल्यूट डाला, सॉल्यूशन बनाया, तो अब क्या हो गया? वेपर प्रेशर घट के हो गया सपोज 80 पास्कल, ठीक है, घट गया। क्यों घटता आपको पता है? क्योंकि आपको पता है ये सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल, मतलब इसके तो वेपर बनेंगे नहीं, उल्टा ये जाके यहाँ सॉल्वेंट के वेपर बन रहे थे, उसकी सरफेस के ऊपर आके चिपक गए कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स। सपोज ये ब्लैक वाले 3 पहले वेपर बन सकते थे, अब इनके ऊपर ये इसके सॉल्यूट के पार्टिकल आके रुक के, तो अब ये वेपर नहीं बन पाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक। तो यही लिखा है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर जो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से घट जाता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब, या अभी देखो अभी आगे देखते हैं, ये सिर्फ स्टार्ट है, अभी इसको आप ये नहीं बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हम देखेंगे कि वेपर प्रेशर कितना घटता है, कैसे होता है, ठीक है, वो हम अभी देखने वाले। अब आप देखो यहां मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक। ऐसे सॉल्यूशन के ऊपर राउल्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं। हमने एक केस किया था जिसमें हमने क्या किया था? सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल रखा था, तो वो राउल्ट लॉ अप्लाई किया था, ठीक है। तो राउल्ट लॉ अप्लाई किया था हमने, तो क्या हुआ था? सिर्फ सॉल्वेंट की जो हमारे पार्टिकल हैं उसकी वजह से वेपर बन रहे थे, तो मतलब टोटल प्रेशर जो था पूरे सॉल्यूशन का, जो टोटल वेपर प्रेशर था, वो किसकी वजह से था? सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से। ऐसा कुछ हमने किया था। तो आप देखो यहाँ इस बीकर के अंदर वेपर प्रेशर किसकी वजह से बन रहा है? वेपर प्रेशर बन रहा है सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो यहाँ नॉन वोलेटाइल है, उसके तो वेपर ही नहीं बन रहे, तो वेपर प्रेशर कैसे बनेगा, ठीक। तो आप बोलोगे टोटल वेपर प्रेशर को बोलोगे पीएस, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, पीएस हो गया पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। किसकी वजह से बन रहा है? सिर्फ सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से। तो लिखोगे पीएस इज इक्वल टू पी ए। देखो पी ए क्या चीज़ है? सॉल्वेंट है, तो पी ए लिख दिया। अब आपको पता है
इज इक्वल टू, ये रोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऐसा होता है ना, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। ठीक, तो हम ऐसा लिखते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, ऐसा करके लिखते हैं। तो आप देखो यहाँ क्या लिखोगे, पी ए जिसको पी एस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से है, सिर्फ पी ए की वजह से है। तो आप लिखोगे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, ये लिखोगे। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ हमने यहाँ रोल्ट लॉ अप्लाई कर दिया। अब आप देखो यहाँ पी नॉट ए क्या चीज़ है, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये आपको पता है। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ ये जो सोल्यूशन हमने बनाया था इसके ऊपर रोल्ट लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है। तो जो वोलेटाइल है उसी पे सिर्फ रोल्ट लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि रोल्ट लॉ वेपर प्रेशर को दिखाता है। ठीक, तो पी एस इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए, ये हो गया। अब आप देखो ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ ये काई ए क्या चीज़ है, देखो ये काई ए आपको पता है, काई ए क्या है, काई ए इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन है किसकी, ऑफ ए की। ए क्या चीज़ है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है काई ए। अब आप देखो यहाँ लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ये होता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, ये निकल सकती है यहाँ से। ठीक, आप एक काम करो, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकंड मान लो। अब आप एक काम करो, इस काई ए की वैल्यू यहाँ से उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ लिख लो पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करोगे तो आप देखो ये पी एस को लिख दो यहाँ, पी एस इज इक्वल टू, ये पी एस इज इक्वल टू पी ए है, ये हमें पता है, लेकिन आप सिर्फ पी ए इज इक्वल टू ये भी लिख सकते हो, और पूरे सोल्यूशन का प्रेशर लिखना चाहते हो तो पी एस इज इक्वल टू ये लिख सकते हो। पी एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी नॉट ए, ठीक है, इंटू काई ए। देखो पी एस इज इक्वल टू पी ए है ना, तो इन दोनों में से कोई एक लिख लो। मैं लिख रहा हूँ पूरे सोल्यूशन का प्रेशर, पी एस हो गया पूरे सोल्यूशन का प्रेशर, वो किसके बराबर है, सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर। मतलब जो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर ही है, बस इतना मतलब है। तो पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कितना आएगा, यही आएगा। अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी है। ठीक है, तो क्या आएगा, पी नॉट ए इंटू काई ए की वैल्यू यहाँ डाल दो, पी नॉट ए ये वाला यहाँ लिख दिया, इंटू काई ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स बी। तो आप लिखोगे यहाँ 1 माइनस ये काई बी, ऐसा लिखोगे। ठीक, अब आप देखो इसको आगे कैसे कर सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से कहाँ लेके जाऊँ, आप इसको यहाँ से क्या करो, ऐसे लिख दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ, पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं। ये पी एस इधर लिख दिया, इसको उठा के इसके नीचे लिख दिया, पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, वही आ गया। ऐसे लिख सकते हैं आराम से। ठीक, समझ में आ रहा है आपको। अब आप देखो यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इधर आप देखो अभी पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी है। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा करके लिख दो, इसको इस तरफ लिख लो, इसको उस तरफ लिख लो। कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दिया, पी एस अपॉन पी नॉट ए आएगा, पी एस अपॉन पी नॉट ए ये आ जाएगा। बस कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर इसको उधर लिख दिया, आराम से लिख सकते हैं। अब आप देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको 1, ठीक है, इस पी एस अपॉन पी नॉट ए को इस तरफ लेके आएंगे तो ऐसा होगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैंने 1 को यहाँ लिख दिया, इसको मैं यहाँ लेके आ गया इस तरफ, तो आ गया पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस काई बी है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस काई बी, तो इसको काई बी लिख सकते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं, बताओ, आराम से लिख सकते हैं, है ना। अब देखो मैं इसको, आपने ये सारा नीचे नीचे लिखना है, आपने यहाँ ये लिखा, इसके नीचे ये लिखना है, उसके नीचे ये लिखना है। अब जो आगे लिखूंगा वो इसके भी नीचे लिखना है। ठीक है, यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ, वो आपने नीचे नीचे करना है नोटबुक के ऊपर। देखो अब इसको मल्टीपल करते हैं, आपको मैथ्स के रूल पता है, पी नॉट ए को 1 से करोगे तो क्रॉस मल्टीपल होता है ना, जैसे पी नॉट ए आएगा। ठीक है, पी नॉट ए को 1 से करोगे पी नॉट ए आएगा, माइनस ये वाला माइनस पी एस ये आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, पी नॉट ए। ठीक,
ऐसा आएगा। अब देखो इज इक्वल टू क्या आएगा, काई बी। ठीक, अब आप देखो जो हमारी टर्म है यहां देखो, ये जो हमारी टर्म है ना पी नॉट ए माइनस पी एस, ये किसको डिफाइन कर रही है। ठीक, देखो पी नॉट ए क्या है, प्योर वेपर प्रेशर। पी नॉट ए क्या चीज़ है, प्योर वेपर प्रेशर। देखो पी नॉट ए इसका जो ये जो सिर्फ सॉल्वेंट था ना, इसका जो वेपर प्रेशर था उसको पी नॉट ए बोल सकते हैं ना, प्योर वेपर प्रेशर कितना था 100। ठीक है, अब देखो माइनस, सपोज पहले हमने लिया था 100, तो 100 इसको ले लिया, माइनस पी सोल्यूशन। अब जब सोल्यूशन बना वेपर प्रेशर कितना हो गया 80। ठीक, तो अब आप देखो ये 100 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 100 में से 80 निकालेंगे तो 20 पास्कल आएगा। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, जब यहां से सॉल्वेंट था और इसके बीच में जब सॉल्यूट ऐड किया, सोल्यूशन बना, तो प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, 20 पास्कल डिक्रीज हुआ। और ये हमने निकाला कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। ऐसे डिक्रीज निकालते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं। फाइनल मतलब देखो ऐसे देखो ना, जैसे डिक्रीज कैसे निकालते हैं आपको पता है। सपोज हमारे पास थे 200 रुपये, ठीक है, उसमें से कितने घट गए, 100 घट गए, 200 से 100 घट गए, तो पीछे कितने बचेंगे 100। तो ऐसे ही तो डिक्रीज निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, वो फार्मूला मैंने कहाँ अप्लाई किया, यहाँ पी नॉट ए था हमारा, ये ओरिजिनल प्रेशर, यहाँ पी नॉट ए ये था, और पी एस था सोल्यूशन का कितना हो गया 80। तो इसको देखो, इस टर्म को आप बोल सकते हो, ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस, ये सिर्फ जो टर्म है इसको बोल सकते हो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। अगर हम पी नॉट ए माइनस पी एस करेंगे, है ना, तो हमें यहां से क्या पता चलता है कि कितना प्रेशर लो हुआ है। ठीक है, कितना वेपर प्रेशर लो हुआ है, कब, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था किसी सॉल्वेंट के अंदर। तो ये टर्म पी नॉट ए माइनस पी एस किसको डिफाइन कर रही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। ठीक, अब आप देखो अगर ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को डिफाइन कर रही है, तो इसको मैं अभी यहाँ से आपको यहाँ तक आपने अगर लिखा ना, उसके बाद फिर से नीचे ये लिखना, आप नीचे लिखना, अगर ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ देखो अगर आप ये वाली टर्म कर रही है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट। अब देखो नीचे लिखा हुआ है पी नॉट ए। ठीक, तो देखो आपको पता है, इस पूरे को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। ये जो पूरी टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या हो गया, ये ऊपर वाली टर्म सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना लो हुआ। अब जब हम नीचे पी नॉट ए लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना रिड्यूस हुआ, किसके कंपैरिजन में, किसके रिलेटिव, इस पी नॉट ए के रिलेटिव। मतलब ये जो हमारा पी नॉट ए था ये 100 था, इसके रिलेटिव प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ, इसके रिलेटिव मतलब पी नॉट ए के रिलेटिव हमारा प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ, मतलब प्रेशर कितना लो हुआ। तो आप बोलोगे जो ऊपर वाली टर्म में पी नॉट ए माइनस पी एस, ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करती है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, मतलब वेपर प्रेशर जो लो हुआ उसको। अब अगर नीचे पी नॉट ए भी है तो ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे के साथ रिलेट कराते हैं, इसके साथ पी नॉट ए के साथ रिलेट करा के हम ये देखते हैं कि कितना लो हुआ। तो आप क्या बोलोगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। ठीक, आई समझ आपको। आप एक काम करोगे, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी ना, इस इक्वेशन को मान लोगे इक्वेशन 3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन किसको माना था, इसको, सेकंड इसको माना था, इसको थर्ड मान लोगे। तो आप इसको एक बार लिख लो, बस इतना ही और कुछ नहीं। इस इक्वेशन में जो थर्ड वाली इक्वेशन है, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किस जगह है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली टर्म कहाँ है, ये वाली। तो देखो ये वाली टर्म किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये कर रही है काई बी के ऊपर डिपेंड। तो आप बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के ऊपर। ठीक, ऐसा बोलोगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब है, बी क्या है, सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब है कि ये, तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मेथड है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के ऊपर। हम बोलेंगे जितनी बी की मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी
तो इतना उसमें बी ज़्यादा होगा तो उतना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा लो होगा। वही चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, आप लिखो, फिर मैं साफ करता हूँ, फिर देखते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, ये वाली, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या आया था, काई बी, और इक्वेशन थर्ड नाम रखा था इसका। ठीक, आप देखो मैंने आपको बोला था सिर्फ अगर हम पी नॉट ए माइनस पी एस करें तो ये है कि ओरिजिनल प्रेशर माइनस सोल्यूशन का प्रेशर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ मैं अगर लिखूँ तो पी नॉट ए माइनस पी एस, ये टर्म रिप्रेजेंट करती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब कि वेपर प्रेशर कितना लो हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो पूरी टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब होता है दूसरे के कंपैरिजन में, मतलब लोअर तो हुआ लेकिन किससे लो हुआ, इस पी नॉट ए से। पी नॉट ए क्या था, जो सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर था उससे कितना लो हुआ, उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये हो गया कि जब हमने सॉल्यूट डाला किस में, सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर जो लो हुआ वो उस एक्चुअल में जो सॉल्वेंट था पहले प्योर, उससे कितना लो हुआ, उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वही है, अगर ये टर्म लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है तो पूरी टर्म क्या करेगी, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और ये रिलेशन में मतलब ये दूसरे के रिलेटिव, किसके रिलेटिव, प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिव, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के रिलेटिव जो है इसको हम दिखाते हैं। तो इस पूरी टर्म को क्या बोलते हैं, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इस पूरी टर्म को क्या बोलते हैं, क्या रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम भी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ही है। ठीक है, यही उसका नाम है। अब आप देखो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन लिख लो आगे, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था उससे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना लो हुआ। ठीक है, जो लो हुआ उसको ये वाला करता है, और नीचे प्योर सॉल्वेंट को, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप देखो मैंने बहुत बार बोल दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखो यहाँ एक लाइन आप ऐड करो, लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड ही जो है वही मेन इक्वेशन है। यही इक्वेशन हमें ये दिखाती है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इट इज क्लियर दैट, मतलब इक्वेशन थर्ड को देख के ये क्लियर हो रहा है दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, dissolved in a solvent, ठीक है, and is independent of the nature of solute, and is independent of the nature of solute। ठीक है, आगे लिखोगे hence relative lowering of vapor pressure is a colligative property, hence relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure is a colligative property। ठीक, यही लिखना था आपको। ठीक है, आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप इस इक्वेशन थर्ड को देखो तो आपको पता है ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म क्या है, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ काई बी के ऊपर। काई बी का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन। तो आप ऐसा मान सकते हो अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा तो नंबर ऑफ मोल भी ज़्यादा, है ना, अगर मोल फ्रैक्शन कम तो नंबर ऑफ मोल भी कम। मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन होती है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि उसमें कितना सॉल्यूट पड़ा हुआ है, बस। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो, इस इक्वेशन में और तो कुछ है नहीं, सिर्फ मोल फ्रैक्शन है। तो आप बोलोगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ अमाउंट ऑफ बी के ऊपर, मतलब मोल्स ऑफ बी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बी के मोल्स इसमें ज़्यादा डाल दोगे
तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लो होगा, कम डालोगे तो कम लो होगा। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये टेंशन नहीं लेनी है कौन सा सल्यूट है, उसकी नहीं है, ठीक है। बस सल्यूट ज़्यादा होगा या कम होगा उस पर ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ यही लिखा है इक्वेशन थर्ड में, इट इज़ क्लियर दैट, इक्वेशन थर्ड को देख के ये क्लियरली लग रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के ऊपर। ये इसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, काई बी के ऊपर, ठीक। डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, मतलब जो सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सल्यूट। और नेचर ऑफ सल्यूट से इंडिपेंडेंट है क्या चीज़, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये चीज़ नेचर ऑफ सल्यूट से इंडिपेंडेंट है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सल्यूट के ऊपर, तो उन्हीं को ही तो बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसलिए यहाँ लिखा है हेंस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप देखो हर एक कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है ना, 4 की 4, उनमें से हमें मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो देखो 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ेंगे तो दोनों के साथ हमें करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करेंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एग्जाम में आता है, ठीक। ऐसा टॉपिक होता है, मैं अभी लिखता हूँ यहाँ, एक बार इसको साफ करते हैं फिर लिखता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट फ्रॉम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जब वेपर प्रेशर लो हुआ तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उससे हम इस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो निकालना बहुत आसान है, सिर्फ फार्मूला है, ठीक है। तो आप लिखो इसी में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आप देखना यहाँ से क्वेश्चंस वहाँ आए होंगे, ठीक। देखो यहाँ लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, आपको पता है इक्वेशन थर्ड से हमें पता है इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी, इसको लिखते हैं, ऐसा था ना, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, है ना, इज इक्वल टू काई बी, ऐसा था, इक्वेशन थर्ड थी ये वाली, ठीक है। अब आपको पता है काई बी क्या होता है, काई बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये इसके बराबर होता है, ये हमें पता है। तो आप लिखोगे यहाँ ऐसे लिख लो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, काई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये होता है काई बी की वैल्यू। ये आपको पता है, ये आपने मोल फ्रैक्शन पहले पढ़ा है। अब देखो यहां आप लिखोगे एन ए एंड एन बी क्या है, आर द, ये मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ, एन ए और एन बी, ये भी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये वाले हैं, ठीक। अब देखो क्या मैं इस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू काई बी की वैल्यू ये लिख सकते हैं, काई बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ आपको एक चीज़ लिखनी है कि आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूँ ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट का मतलब हो गया इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो आप एक पॉइंट यहाँ ऐड करोगे, यहाँ लिखो एज्यूमिंग दैट, आपको ये एज्यूम करना है यहाँ, ठीक। ये एक डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन करनी है, इसलिए एज्यूम करना है कि एन ए ग्रेटर एन बी, ठीक है। हेंस आगे लिख लो, यहाँ ऐसे करके लिख लो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि एन ए जो है एन बी से बहुत बड़ा है, तो एन बी क्या है, बहुत छोटा है। देखो अगर एन ए बहुत बड़ा है, यहाँ ग्रेटर लिखा है ना, तो एन बी छोटा है, तो एन बी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस जगह, सिर्फ इस जगह की बात हो रही है, ठीक है। हेंस एन बी कैन बी नेग्लेक्टेड, एन बी को हम इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, अभी ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसे लिखेंगे, पी नॉट ए डिवाइडेड बाई ये माइनस पी एस डिवाइडेड बाई
पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाई इस बी को, एन बी को नेग्लेक्ट कर दिया इसके कंपैरिजन में, तो एन ए करोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक। एन बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। एन बी एन ए क्या चीज़ है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब देखो मैं यहाँ से इसको कहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, इधर, इसको इधर लिखते हैं। अब आप देखो, आपको पता है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? मैं नंबर ऑफ मोल का फार्मूला यहाँ ऐसे ऐड कर रहा हूँ, आप रफ में लिख लेना। आपको पता है मोल्स जो होते हैं ना, एन, वो किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास, इसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स। ये फार्मूला आप 11th क्लास में सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक। मोल्स किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास के बराबर, इतना याद रखना आप। अब आप देखो, अगर इस फार्मूले को मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख दूँ एक बार, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ऐसा लिख दिया। आप देखो एन बी क्या चीज़ है? एन बी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला यहाँ अप्लाई करना आपको बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ क्या लिखोगे? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर होते हैं? मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, इसी के बराबर होते हैं ना। यही होता है मास अपॉन मोलर मास, मोल का फार्मूला। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, तो मैंने लिख दिया मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसको कैसे लिखोगे? मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ऐसे लिखोगे, मास अपॉन मोलर मास, ठीक। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, अजम्पशन क्या कर रहा हूँ कि जो मास ऑफ बी है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, और मोलर मास जो बी का है उसको लिख रहा हूँ मैं एम बी, ठीक। और मास ऑफ ए है उसको मैं लिख रहा हूँ डब्ल्यू ए, और मोलर मास जो है, मोलर मास ए का जो है उसको मैं लिख रहा हूँ एम ए। ये आपको याद रखना है, ठीक। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। मोलर मास ऑफ बी है ना, जो इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ कि इसका नाम रख दो डब्ल्यू बी, और सॉरी ये मास ऑफ बी है ना, मास ऑफ बी को रख दो डब्ल्यू बी, और मोलर मास ऑफ बी को रख दो एम बी, ठीक है। मास ऑफ ए को रख दो डब्ल्यू ए, और मोलर मास ऑफ ए को रख दो एम ए, ठीक है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे? ऐसा लिख सकते हैं, मास ऑफ बी को आगे लिख दो ब्रैकेट में, बी का मास उसको क्या बोला है? डब्ल्यू बी। जैसे मैं बोल दूँ सपोज एप्पल को, किसी इक्वेशन में एप्पल को ए मान लो, वही चीज़ है। मास ऑफ बी को हमने डब्ल्यू बी मान लिया, तो लिख लिया यहाँ डब्ल्यू बी। मोलर मास ऑफ बी को क्या मान लिया? एम बी, ठीक। मास ऑफ ए को मान लिया डब्ल्यू ए, और मोलर मास ऑफ ए को क्या मान लिया हमने? एम ए। ये हो गया। अब आप क्या करोगे? अब आप देखो ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे होगा? देखो यहाँ ये डिवाइड है, ठीक। देखो यहाँ मैं लिखूंगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये डब्ल्यू बी है ना, वहाँ लिख दो आप डब्ल्यू बी लिख दो, डिवाइडेड बाई एम बी लिख दो, एम बी लिख दो। मल्टीपल बाई करो, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं ना। ये एक्चुअल में ऐसा है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको पता है, ऐसे करते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लिखते हैं, और इनटू ये करके ये उल्टा कर देते हैं, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ऐसे कर देते हैं। तो बस आगे क्या आएगा? यहाँ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी किया, इनटू इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा? एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो, ये ओवरऑल हमारी बन के एक इक्वेशन आई है पूरी, ये वाली। क्या इक्वेशन है? ये क्या चीज़ है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ये जो इक्वेशन में ये चीज़ है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। अब आप देखो ऊपर हमने टॉपिक क्या लिखा था? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या हम इससे क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? देखो, हम क्या इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको पता है, अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू हमारे पास होगी तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है? मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बोल दो, ठीक है, एक ही चीज़ है। देखो मोलर मास यहाँ सॉल्यूट का कौन सा है? ये। तो एम बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्या हम इस इक्वेशन से एम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमारे पास ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो ये इक्वेशन यूज करके हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं ना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
सल्यूट का मोलर मास कर सकते हैं। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर और मोलर मास। ठीक है, देखो आपको पता है मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा, ठीक, तो 1 मोल का मास तो हम निकाल ही लेंगे। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, और मोलर मास का मतलब है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास। तो फर्क कुछ भी नहीं होता, जितना मॉलिक्यूलर मास आता है उसके आगे ग्राम लगा देते हैं तो मोलर मास बन जाता है, ये आपको पता है। ठीक, तो आप बोलोगे ये जो इक्वेशन हमारी आई क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू WB/MB × MA/WA, ये यूज हो सकती है। ठीक, यहां आप लिखोगे दिस इक्वेशन can be used, this equation can be used to calculate molar mass of solute। सल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए ये यूज हो सकती है। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये वाला है, तो इससे हम मोलर मास सल्यूट का यहाँ निकाल सकते हैं। जहाँ वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा वहाँ से मोलर मास निकाल सकते हैं। तो यही थी हमारी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और उससे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, ये भी इसी में टॉपिक आता है। हर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम ये वाली चीज़ स्टडी करने वाले हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थक तो नहीं गए आप? ठीक, मैं पढ़ा के थक गया हूँ, आप पढ़ तो पक्का थक के होंगे। ठीक है, आप देखो ये अगर आपको समझ में आया, अभी हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के बेस में, और ये जो फार्मूला था ये थर्ड वाली इक्वेशन, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं 2 टेक्स्ट बुक के। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, कौन सी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको साफ करते हैं, पहले न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखो जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1.17 है। ठीक है, 1.17 ये वाला। इसमें आप अगर पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 13.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। ये दिया हुआ है इसमें कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मतलब वाटर का वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है यहाँ 12.3 किलो पास्कल, 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, इतना दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है एट 300 केल्विन। आगे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर निकालना है किसका, लिखा हुआ है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोल सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। हमने वेपर प्रेशर निकालना है सोल्यूशन का जब उसमें 1 मोलल, देखो आगे दिया हुआ है 1 मोलल लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा है ना कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब उसमें 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड किया तो उसका हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ वाटर का जो दिया हुआ है वेपर प्रेशर वो इतना है, तो क्या इसको हम सिर्फ वाटर का दिया है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, P0A बोल सकते हैं। P0A दिया हुआ है, सपोज 1.3 किलो पास्कल दिया है, ये तो P0A ही है ना। किलो पास्कल देखो ये प्रेशर का यूनिट होता है। ठीक, तो वाटर सिर्फ वाटर का दिया तो इसका मतलब प्योर वाटर का ही दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो हमें देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P0A माइनस PS/P0A है ना, इज इक्वल टू काई बी, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब देखो हमारे पास P0A की वैल्यू तो दी हुई है। ठीक है, और उसके बाद हमें दिया हुआ है कि वो जो सल्यूट है कैसा है, 1 मोलल है, 1 मोलल। ठीक है, 1 मोलल सल्यूट है। ठीक, आप देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, P0A की वैल्यू तो हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे। P0A की वैल्यू कितनी दी है, 12.3 माइनस PS है अपॉन ये P0A है तो कितनी वैल्यू है 12.3 ये है, तो इज इक्वल टू क्या है काई बी। आप देखो हमें क्या निकालना है यहाँ से, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल, हमें वेपर प्रेशर निकालना है किसका, जो सोल्यूशन बना उसका, ये PS निकालना है। ठीक है, तो PS निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, काई बी निकालना पड़ेगा। आपको पता है काई बी क्या होता है, काई बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, काई बी होता है हमारा, ठीक है, काई बी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, ये होता है। तो आप देखो यहाँ हमें सल्यूट B को हम सल्यूट मान लेते हैं। ठीक है, B को सल्यूट मान लेते हैं, तो ये कितना दिया है 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब आपको पता है क्या होता है, 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल डिजॉल्व है किसमें, 1000 kg सॉल्वेंट में।
ऐसा ही होता है ना। तो 1 मोल डिजॉल्व है मतलब NB की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 1 डिवाइडेड बाई Na है दूसरा कंपोनेंट यहाँ क्या है वाटर। तो वाटर की हम क्या निकालेंगे, वाटर के हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। देखो वाटर कितना होगा, यहाँ इतना होगा ना 1000 kg होगा ना, सॉरी 1000 kg नहीं, ये 1 kg है, 1 kg। और 1 kg को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। देखो ना 1 मोलल था, 1 मोलल का मतलब यही होता है 1 मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो आप देखो यहाँ हमने NB की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 मोल, और यहाँ पे Na की वैल्यू प्लस NB की वैल्यू कितनी है 1 है। तो Na क्या चीज़ है, यहाँ वाटर मतलब एक कंपोनेंट वाटर है, तो वाटर कितना दिया हुआ है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से मोल निकाल सकते हैं। 1000 ग्राम मोल का फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास वाटर का होता है 18, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल ये होता है। आप अगर निकालोगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यहाँ से वाटर के मोल आ जाएंगे। तो वाटर के मोल यहाँ से आते हैं 55.56 मोल्स वाटर के यहाँ से आते हैं। तो उसको कहाँ रखोगे 55.56 यहाँ रखोगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, काई बी निकल के आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 0.0177, यहाँ से आएगा 0.0177 ये आएगा। ये काई बी की वैल्यू आएगी, उसको कहाँ रखोगे, इधर रखोगे। तो इसको मैं यहाँ से साफ करके क्या रख रहा हूँ 0.0177। अब देखो इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीपल करो ऐसे 12.3 माइनस PS इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीपल कर दो 12.3 मल्टीपल बाई 0.0177 ये करेंगे। तो अब यहाँ से PS की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको पहले मल्टीपल करो आप, ठीक है। देखो ना कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप एक काम करो सॉल्व कर लेना इसको, ठीक। ये आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से PS की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। पहले क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करके जो आएगा यहाँ जो आएगा ये 12.3 से उसको इधर लेके माइनस करना है, इसको यहाँ वहाँ लेके प्लस करना है। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ से PS हमारे पास आ जाएगा, जो वो आंसर इसका आएगा 12.08 किलो पास्कल ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये आंसर आएगा। तो इतने ये फार्मूला यूज होके ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, चलो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। आपको क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में मोलर मास 40 ग्राम पर मोल है। मतलब आपको उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है जिसका मोलर मास 40 ग्राम दिया है, ठीक है। विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, ठीक है। इतना मास कैलकुलेट करना है कि जिसको अगर हम 114 ग्राम ऑक्टेन में डाल दें, ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप देखो यहां बोला हुआ है कि ऑक्टेन कितने ग्राम ऑक्टेन है, 114 ग्राम ऑक्टेन है, और इसका वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो रहा है 80%। तो आप बोलोगे सपोज पहले ऑक्टेन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, कब रिड्यूस हो रहा है, जब आप उसमें क्या डाल रहे हो, कोई सॉल्यूट डाल रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो हमें निकालना है हम कितना सॉल्यूट डाल रहे हैं। आप देखो ऑक्टेन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है 80%। तो आप कैसे लिखोगे, पहले हम लिखेंगे ना लेट प्योर वेपर प्रेशर, देखेंगे ना पहले प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। हम मान लेते हैं प्योर वेपर प्रेशर ऑक्टेन का क्या था, P0A था, ये ऑक्टेन का प्योर वेपर प्रेशर था। अब जब हमने इसमें वो सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया 80%, ठीक है। तो आप लिखोगे आफ्टर डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करने के ऊपर क्या हुआ, वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ 80%। तो इसका 80% रिड्यूस हो गया। तो आप बोलोगे 80% ऑफ P0A हो गया। यहां क्या लिखा, आफ्टर डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर, यहां लिखो ना वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 80% ऑफ क्या हो गया P0A हो गया, मतलब 80% घट गया। तो 80% को ऐसे भी लिख सकते हैं 80 डिवाइड बाई 100 इंटू P0A, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा 0.8 P0A, ठीक। आप सॉल्व करके देख लेना 0.8 P0A आएगा यहाँ से,
अब आप देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि 80% जो इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, इसको रिड्यूस करने के लिए कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 80% रिड्यूस करने के लिए। तो आप देखो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें दिया है कितना, 40 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है। अब आप देखो हम क्या कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या चीज़ है यहाँ, ऑक्टेन यहाँ सॉल्वेंट है, ठीक है, ऑक्टेन यहाँ सॉल्वेंट है। तो ऑक्टेन का फार्मूला क्या होता है आपको पता है ना, C8H18 होता है, C8H18 ये होता है ऑक्टेन का फार्मूला। तो इसका मोलर मास आता है 114 ग्राम पर मोल, ये आता है। अब आप देखो आप क्या करोगे, आप अभी फार्मूला यूज़ करोगे कौन सा, ये वाला, P0A माइनस P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू, अभी हमने फार्मूला किया था ना, हमने किया था वो फार्मूला आप यहाँ लिख दो, WB/MB ऐसे किया था, WB/MB मल्टीपल बाई MA/WA, ये किया था हमने, MA/WA। अब आप देखो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। कैसे करोगे पुट, आप देखो यहाँ P0A तो P0A है, ठीक है, उसको हमने लेट किया हुआ है P0A ही है, ठीक है, इसको करेंगे ये P0A ही है, माइनस ये PS है, ये PS है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर क्या हुआ था, कम हुआ था, 80% कम हुआ था ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.8 P0A सॉल्यूशन का। तो यहाँ लिखेंगे 0.8 P0A, ठीक, डिवाइडेड बाई P0A तो ऐसा ही है, इसको लिख लेंगे P0A, ठीक है, इज इक्वल टू WB क्या था, आप बताओ WB क्या चीज़ थी, अभी हमने देखा था ना, ये था वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वही तो हमने निकालना है, यहाँ हमने यही तो निकालना है ना कि कितना सॉल्यूट चाहिए हमें, तो ये WB हमें निकालना है अपॉन MB क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वो हमें यहाँ दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट 40 इनटू ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए क्या चीज़ है, हमारा सॉल्वेंट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला कितना 114 और क्वेश्चन में WA भी दिया हुआ है, WA कितना दिया हुआ है 114 ग्राम, तो 114 ग्राम ये आ जाएगा यहाँ। अब आप देखो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप देखो ये 1 P0A है, ये 1 है, 1 P0A है, तो 1 माइनस 0.8 करोगे, 1 P0 से 0.8 P0A कैसे निकालेंगे, 1 माइनस, देखो यहाँ से P0A को कॉमन ले सकते हो ना, तो 1 माइनस 0.8 करेंगे, आगे P0A ले लेंगे ऐसे, तो कॉमन ले लेंगे इसको, तो यहाँ से आएगा हमारा 0.2 P0A डिवाइडेड बाई ये P0A, ठीक। अब आप देखो इज इक्वल टू कितना आया, WB/, कितना आया 40, दिख रहा है आपको, WB/ कितना आया 40। अब आप देखो यहाँ से ये P0A तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0.2 इज इक्वल टू WB/40, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, WB निकल जाएगा, WB तो वही चीज़ है जो हमें निकालनी थी, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था ना कि कितना डिजॉल्व किया, तो क्या आएगा 0.2 मल्टीपल बाई 40 कर लोगे, तो 0.2 मल्टीपल बाई 40 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से WB इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो इसका आंसर आ जाएगा कि हमने कितना निकाला, वो 8 ग्राम सॉल्यूट, अगर उसमें हम 8 ग्राम सॉल्यूट अगर 114 ग्राम ऑक्टेन में हम डिजॉल्व करेंगे तो 80% उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस फार्मूला के बेस पे एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया तो तब भी कोई टेंशन नहीं, आपके एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते, ये सिर्फ थोड़ा सा दिमाग खोलने के लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हम देखने वाले हैं दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखो यहाँ पहले आप ये देखो, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है राइज का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे। आप देखो पहले जो पहली लाइन लिखी हुई है ना, इसमें लिखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखो इससे पहले हमने सुना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपने सुना होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की चीज़ें आपने सुनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या करता है, बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन देखो वो जो डेफिनेशन है ना, वो छोटी डेफिनेशन है,
मतलब छोटी क्लासों की डेफिनेशन। आप देखो यहाँ जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये क्या लिखा है कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, एटमॉस्फेयर वो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर भी आपको पता है, तो यहाँ लिखा है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, जो वेपर प्रेशर होता है किसी लिक्विड का, वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ये आप याद रखना, ठीक। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो यहाँ दूसरा पॉइंट, ये क्या लिखा है, ये जो है ना, ये मैंने एक बार पूरा लिख लिया, आप इसको पहले नोट कर लो मेरे हिसाब से। वो ग्राफ अभी मत लिखना, आप ग्राफ को भी बनाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा और एडिट करना, लेकिन इसको आप लिख सकते हो, ठीक। देखो यहाँ लिखा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जब कभी कभार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ किसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। वही है कि जो ये राइज इन बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी होती है, क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ राइज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड, मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना जब हम क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। ठीक है, आई समझ आपको, क्या समझ आया आपको? आपको पहली चीज़ ये समझ आई कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है। और दूसरा आपको ये समझ आया कि ये जो प्रॉपर्टी होती है राइज इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, जब हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आप देखो एक छोटी सी चीज़ आप समझो कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, सपोज आपको पता है, सपोज ये कोई बीकर है, ठीक है, तो आप देखो सपोज इसमें कोई सॉल्वेंट है, मान लिया कि ये सॉल्वेंट है यहाँ, ठीक है, ये जो है हमारा क्या है, सॉल्वेंट, और ये क्या है, लिक्विड। आपको पता है अगर लिक्विड सॉल्वेंट होगा, ठीक है, तो इसका सपोज इसको जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या इसके प्रेशर, ये जो हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वजह से वेपर्स बनेंगे, ठीक है, वेपर्स बनेंगे। आप देखो वेपर बनेंगे, आपको पता है वेपर बनेंगे, और वो जो वेपर बनेंगे वो वेपर जो होंगे वो क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर क्या करेंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मतलब एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, इतना आपको पता है। अब आप देखो अगर मैं क्या करूं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं अगर, तो क्या होगा, आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर घट जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने पीछे वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझाया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। आप देखो सपोज यहां से मान लो कि ये हमारा जो ऊपर ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये किसको शो कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, ये लाइन जो ऊपर वाली लाइन है ये शो कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। अब आप देखो जब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर ये जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है ना, जो ये किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाए, ठीक है, ये होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्या ये यहाँ से जो वेपर प्रेशर है ये चढ़ के कहाँ पहुंच गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पहुंच गया, क्या, वेपर प्रेशर। जब वेपर प्रेशर आस्ता आस्ता इंक्रीज होकर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, तो उस टाइम ही जो लिक्विड होता है बॉयल होना स्टार्ट होता है, उसी को बोलते हैं, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब आप देखो जब हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो क्या होता है उस टाइम, सपोज आपको देखो कैसे समझोगे, अभी बस इतना देख लो कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। ये याद रखना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। अब आप इस पॉइंट को पढ़ो, अच्छा यहाँ देखो क्या, देखो आपने अभी तक क्या सीखा कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है, वो होता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हो, ऐड करते हो किसी में, तो वेपर प्रेशर घट जाता है। अब अच्छा इस पॉइंट को पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हमें ये पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो क्या होता है, कम होता है। कम होता है किससे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ये हमें पता है। अब आप देखो, एक बार आपने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, ठीक है। तो सॉल्वेंट में अगर आप क्या करोगे, हीट करोगे, थोड़ा सा हीट करोगे, मतलब हीट करोगे तो क्या होगा, उसमें वेपर बनेंगे। तो हीट करते करते वो जो वेपर हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, वो जो वेपर हैं, देखो वेपर क्या करेंगे, वेपर प्रेशर बनाएंगे, और हीट करते करते वो वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। जब आप किसकी बात करोगे, जब आप देखो ये किसकी बात हो रही थी, सॉल्वेंट की। देखो यहाँ बनाते हैं, ये सॉल्वेंट है और ये वो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा वो सॉल्यूशन है, ठीक। आपको पता है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, मोर होता है, मोर होता है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मोर होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, लेस होता है, ये आपको पता है, ठीक है। आप देखो, जब आप क्या करोगे, देखो यहां मैं बोल रहा हूं कि ये ऊपर जो लाइन लगी हुई है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक। अब आपने क्या करना है, इसको हीट करके, इनको हीट करके क्या करना है, इसका जो वेपर प्रेशर यहां से क्रिएट होगा, इनको हीट करके जो यहां से वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसको किसके बराबर कर देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। आप बताओ, जब हम सॉल्वेंट को हीट करेंगे, जब हम सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, जब हम सॉल्यूशन को हीट करेंगे, इसका भी वेपर प्रेशर जो होगा, यहां से जो वेपर बने होंगे कुछ ना कुछ, वो किसके बराबर हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब आप देखो, यहां वेपर प्रेशर जो है ज्यादा है, यहां पहले से ही यहां वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो अगर पहले से ही वेपर प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा, इसको जब आप हीट करोगे तो ये तो पहले से ही ज्यादा है, तो ये जल्दी एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा। लेकिन सोल्यूशन में आपको पता है, सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूशन में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसको आपको ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी। इस वेपर, ये जो हमारे वेपर प्रेशर है ना, इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ अटैच करने के लिए, मतलब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए आपको इसको ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी। अब आप देखो, इसको जब आप ज़्यादा हीट करोगे तो ये तो देखो ना, जब ये क्या है, सोल्यूशन है, सोल्यूशन को आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है कम, तो कम वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट आएगा ना, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो इसमें वेपर प्रेशर कम है, तो कम की वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इस सोल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो तब आप देखो, जब सॉल्वेंट था तो उस टाइम वेपर प्रेशर पहले से ही ज़्यादा था, तो थोड़ी सी हीट आप करते थे तो क्या होता था, अगर हम इसको थोड़ी सी हीट करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। लेकिन जब सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो कम वेपर प्रेशर हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि और ज़्यादा वेपर बने, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए और बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। अब आप देखो, ये जो पहले सॉल्वेंट था, इसमें हमने क्या किया था, सल्यूट डाला था, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, और क्या बनाया था, सॉल्यूशन बनाया था। इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया था, कम, तो वेपर प्रेशर कम में इसी वजह से हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है। अब देखो, अगर हमें ज़्यादा हीट करना पड़े, मतलब बॉइल करने के लिए ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो, सपोज इसका बॉइलिंग पॉइंट था सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस पे इसके जो वेपर हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाते हैं, मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। लेकिन इसका वेपर प्रेशर ही कम है, इसको आपको 115 डिग्री हीट करना पड़ेगा, तब जाके इसका जो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। तो आप देखो, ये जो लाइन लिखी है ना, इसका यही मतलब है। यहाँ लिखा है वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है, किससे, प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। आगे देखो, सिंस आपको पता है वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, मतलब हीट करने से वेपर बढ़ेंगे, ठीक है। हीट करने से वेपर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो वेपर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब देखो इस पॉइंट को, सिंस वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसा कि हम जानते हैं वेपर प्रेशर जो क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, इंक्रीज होता है। हेंस द सोल्यूशन इज टू बी हीटेड एट हायर टेम्परेचर
टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके साथ इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। इस वजह से जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन को हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, यही लिखा है ना, हेंस द सोल्यूशन इज टू बी हीटेड एट हायर टेम्परेचर। सोल्यूशन को हमें क्या करना पड़ेगा, हायर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर को, उसकी वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे ना, अगर हम ज़्यादा हीट करेंगे तो हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। आप देखो ऊपर यही तो लिखा है, यही तो लिखा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए बढ़ता है कि आपको पता है जो हमारा सॉल्वेंट है उसके तो वेपर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, और जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वेपर कम बनते हैं। तो जब वेपर कम बनेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेपर ज़्यादा बनाएंगे तभी तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। देखो इसकी सारी की सारी चीज़ जो है वो डिपेंड करती है बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के ऊपर, है ना। आपको मैं अगर एक बार फिर समझाऊं, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आप देखो सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर जो होता है वो पहले से ज़्यादा होता है, तो उसको बॉयल करेंगे तो जल्दी से वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर कम होता है तो उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है अगर ज़्यादा हीट करेंगे सॉल्यूशन को तो इसके मॉलिक्यूल और ज़्यादा वेपर क्रिएट करेंगे, तो वो जो वेपर क्रिएट करेंगे वो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आस्ता आस्ता किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, जब हम क्या करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किस में ऐड करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। तो घटे हुए वेपर प्रेशर को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें और हीट करना पड़ता है, तो और हीट करने के लिए हम बोलते हैं कि जैसा और हीट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उसका। ठीक, तो ये चीज़ थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए था। अब आप देखो इसका मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो देखते हैं। आप देखो यहाँ जो ये लाइन लिखी है ना, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मे बी एक्सप्लेन्ड ऑन द प्लॉट्स ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मतलब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ये जो ग्राफ है इस बेस पे भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आपको सही से समझ में आ जाएगा। आप देखो पहले मैं इसको साफ करता हूँ फिर उस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ हमने लिखा था कि हम इसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ से इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ यहाँ दिया हुआ है। आप मुझे बताओ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा हो सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बन सकता है। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, ये पता है ना आपको। ठीक है, वेपर का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है ना। तो ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा। आपको पता है अगर ये ग्राफ है तो ऐसा आएगा, ऐसा। इसी का मतलब है ना कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। यहाँ से ये वेपर प्रेशर, यहाँ से ये, अगर मतलब इधर वेपर प्रेशर रखें इधर टेम्परेचर रखें तो वेपर प्रेशर, जैसा टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। देखो ऐसा, टेम्परेचर को और यहाँ करेंगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा, ये आपको पता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आता है किसका, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का। आप देखो एक एक पॉइंट लिखते हैं फिर समझते हैं। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ऐसा ग्राफ आप क्या करो, ड्रा कर लो। ठीक है, तो आप देखो पहला पॉइंट आप लिखो, मैं यहां लिख देता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहां पहला पॉइंट लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट का वो बढ़ता है। ये वही लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। ठीक है, एज शोन बाय द कर्व ए बी, एज शोन बाय द कर्व ए बी। ठीक, ए बी कर्व है इस ग्राफ में, जो देखो ए बी कर्व ये वाली कर्व है। अभी मैंने आपको बोला था वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा जाता है, क्योंकि हमें पता है वेपर प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो ए बी किसको शो कर रहा है, ए बी। देखो ए बी के ऊपर लिखा है सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है।
ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि वेपर प्रेशर को बढ़ाने से टेम्परेचर को बढ़ाने से वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का बढ़ता है और उसको किस कर्व से शो किया गया है, ए बी कर्व से शो किया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो, अब आप देखो एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। आपको पता है ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट, ठीक है ना, एज शोन बाय द कर्व सी डी, एज शोन बाय द कर्व सी डी। देखो आपको पता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा किससे कम होगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में हमने क्या ऐड किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट से कम होगा। तो ये लाइन क्या बोल रही है कि एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर को आप ले लो, कोई भी टेम्परेचर ले लो, अगर 10 डिग्री 20 डिग्री, तो उसी टेम्परेचर के ऊपर वेपर प्रेशर जो होता है किसका, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा लेस है। आप देखो अगर इस ग्राफ में ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेम्परेचर को, तो आप देखो अगर मैं ये टेम्परेचर ले लूँ, सपोज ये टेम्परेचर का पॉइंट है, तो इस टेम्परेचर पे आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखो और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो। अगर इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखना चाहें तो क्या है, यहाँ जा रही है ना ये सॉल्यूशन का, तो यहाँ से वेपर प्रेशर कौन दिखा रहा है, ये लाइन वेपर प्रेशर दिखा रही है। सपोज अगर मैं इसको ऐसा मान लूँ, सपोज समझने के लिए 0 1 2 3 4 ये 5 है, इधर भी क्या है 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 4 ये 5 ये 6 है, ठीक, ये 7, ऐसे कर लो आप सिर्फ समझने के लिए। आप देखो ये लाइन किसको शो कर रही है, वेपर प्रेशर को, ये किसको शो कर रही है, टेम्परेचर को। कोई भी टेम्परेचर ले लो, देखो 5 डिग्री सपोज टेम्परेचर है, 5 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की लाइन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, ये 4.5, यहाँ 4.5 होगा। और इसी 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना, इतना, यहाँ से लाइन ऊपर जाएगी तो ये कितना, इतना। तो आप देखो चाहे ये टेम्परेचर लो चाहे कोई भी टेम्परेचर ले लो, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा, हमेशा कम आएगा, किससे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। क्यों आपको पता है सॉल्यूशन का तो आएगा ही कम, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें तो वेपर कम बन रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम आएगा, ठीक है। ये लाइन सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, इसको साफ करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट जो लिखा था ना उसको मैंने एक्सप्लेन किया इसको। अब देखो थर्ड पॉइंट देखो, लिखो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट and the solution becomes equal to vapor pressure of the solvent, the temperatures, यहाँ लिख दो TEMPERATURES, temperatures at which vapor pressure of the solvent and the solution, मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है becomes equal to atmospheric pressure, becomes equal to atmospheric pressure, atmospheric pressure or TB and TB, यहाँ TB नॉट कर लो एंड TB कर लो, आगे लिख लो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आप देखो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ये जो ऊपर लाइन लगाई है ना मैंने, ये लाइन शो कर रही है, जो डॉटेड लाइन है ये लाइन शो कर रही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। तो आपको पता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो क्या बोल देते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो आप देखो यहाँ लिखा हुआ है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और TB नॉट एंड TB, वो डायग्राम में शो नहीं किया। आप देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किस पॉइंट पे, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट की लाइन है, इसका जो वेपर प्रेशर है ये यहाँ से जा रहा है, बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ, ठीक है।
तो यहाँ से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ से आगे टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ से ये बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर ये किसके बराबर हो रहा है, देखो इसका वेपर प्रेशर, ये कर्व है ही वेपर प्रेशर की, यहाँ लिखा हुआ है ना वीपी वेपर प्रेशर, तो ये इस पॉइंट के ऊपर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो रहा है। क्यों, देखो इस लाइन के साथ जब टच करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से नीचे खींच लूँगा, बोलेंगे ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर, देखो इस इनको आप साफ ही कर दो, ये 1 2 3 4 लिखा था ना, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पॉइंट के ऊपर ये वाली जो कर्व थी ना, ये वेपर प्रेशर कर्व थी, ये किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो यहाँ से नीचे ज्वाइन करेंगे तो हम बोलेंगे ये टेम्परेचर TB0 था, जिस टेम्परेचर के ऊपर, इसको मतलब नाम दे दिया TB, बी का मतलब बॉइलिंग है, T फॉर टेम्परेचर है ना, मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, ये वाला टेम्परेचर जो है इतना, ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का। अब देखो सॉल्यूशन को अगर आप देखोगे, सॉल्यूशन की कर्व किस पॉइंट पे टच कर रही है, इसको इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को टच कर रही है, तो यहाँ से नीचे लाइन लगाओगे तो ये किसका है, TB, इसको नाम दे दिया TB, ठीक है। तो वही ये पॉइंट लिखा है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, वो टेम्परेचर जहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। वो कौन कौन से टेम्परेचर है, TB0 किसका है, सॉल्वेंट का, और TB किसका है, सॉल्यूशन का। तो आगे तभी लिखा है रिस्पेक्टिवली का मतलब है TB0 सॉल्वेंट का है और TB सॉल्यूशन का है। TB0 क्या है, यहाँ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट की लाइन है ना, उसके साथ टच हुआ है। ये TB जो है ये किसका है, सॉल्यूशन का। और ये T बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर हो गया, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन देखो, अब आप मुझे बताओ, हेयर ऐसा बोल सकते हैं, हेयर TB इज ग्रेटर देन TB0, क्या ऐसा बोल सकते हैं, TB इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ TB जो है ना, TB ये क्या कौन सा टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर है, और ये कौन सा टेम्परेचर है, ये वाला। इधर जाते जाते आपको पता है, इधर जाते टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे मैं बोलूँ 0 1 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6 7 8 9, ये 10 है ना, ये 11 है ना। आपको पता है, अगर आपको ग्राफ की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इधर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ता है। तो आप देखो TB की वैल्यू किस पे आ रही है, 10 पे, और TB0 की वैल्यू 7 पे आ रही है। तो आप बोल सकते हो TB जो है बड़ा है TB0 से, बोल सकते हो ना। अच्छा, अब देखो एंड द डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा TB। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें, डेल्टा TB इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, जो बड़ा है उसको उसमें से छोटे को माइनस कर दो, ऐसा आएगा, ठीक है। इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये और कुछ नहीं। देखो हम पहुंच गए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। आप देखो क्या हुआ था आपको पता है, जब सॉल्वेंट के बीच में हमने क्या किया था, क्या डाल दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया था, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया था, घट गया था। तो घटे हुए वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए, क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना था, है ना, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ी। ज़्यादा हीट देने की वजह से क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो उसी का ये ग्राफ ड्रा किया है, ये सॉल्वेंट की कर्व है, ये दिखा रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ आगे जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके साथ मैच कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर, तो उसको यहाँ नीचे मिलाएंगे टेम्परेचर वाले के साथ, तो बोलेंगे इस पॉइंट का नाम बोल दिया TB0, ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट का, ठीक। अब देखो जब सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, तो ये वाली लाइन हमेशा इससे कम होगी, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट से कम होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये यहाँ कट रही है, तो इस पॉइंट को बोल देंगे कि इसको नीचे बढ़ाएंगे तो यहाँ बोल देंगे TB0 है ये पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। और ये देखो यहाँ लिखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको पता है पहले टेम्परेचर कितना था सॉल्वेंट का, TB0 था, अब कितना हो गया, TB हो गया। अब देखो TB जो है वो TB0 से बड़ा है, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बड़ा, आप ये देखो कितना बड़ा इतना कि TB0 से TB पहुंच गया, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गया।
तो आप देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो बड़ा कितना बड़ा जो बढ़ गया उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। आप बोलोगे हम निकालते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस को बोलते हैं इसमें डेल्टा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा ना टी बी। देखो जैसे मैं बोलूँ हमारे पास थे 1 रुपये, अब हो गए हमारे पास 10 रुपये, कितने बढ़ गए, तो आप बोलोगे 10 - 1 9 रुपये बढ़ गए, 9 रुपये बढ़ गए। ऐसे ही है ना, पहले था टी बी नाट, अब आगे होके टी बी हो गया, तो हम बोलेंगे कितना बढ़ गया, टी बी माइनस टी बी नाट। तो आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ, टी बी जो है वो टी बी नाट से बड़ा है, और जो ये डेल्टा टी बी है, डिफरेंस है दोनों में, टी बी माइनस टी बी नाट, इसी को हमने बोला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना ही तो है, ऐसे ही तो निकालेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नाट करेंगे, है ना, ये माइनस ये करेंगे तो हम देखेंगे ना कितना बढ़ गया, तो उसी को ही तो बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, ये जो डेल्टा टी बी आया ये दोनों का डिफरेंस है, इसी को क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब आप देखो आगे एक लाइन आप लिखो, यहां आप लिखोगे द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन boiling point, elevation in boiling point depends upon concentration of solute। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। जैसे आप देखो, जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि यहाँ जो हमारा सॉल्वेंट है, ठीक, सॉल्वेंट है, और इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हो। तो जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उतना वेपर प्रेशर कम होगा, तो उतनी ही ज़्यादा हीट करनी पड़ेगी उसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए। तो आप बोलोगे जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, मतलब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। और एक्सपेरिमेंट करके ये पाया गया है, क्या पाया गया, एंड हैज़ बीन फाउंड दैट, मतलब ये पाया गया है, या ऐसे लिख लो, फाउंड एंड क्या लिखा है, एंड हैज़ बीन फाउंड टू बी रिलेटेड विद मोलैलिटी। ये मोलैलिटी से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ क्या लिखा है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। और एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने ये जाना है कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको यहाँ हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आप देखो डेल्टा बॉइलिंग, ये जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन सी चीज़ दिखाती है, ये दिखाती है ना डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब है कि कितना बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे कितना बड़ा है, वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टीबी। तो आप लिखोगे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके रिलेटेड है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट के रिलेटेड। ठीक, तो आप बोलोगे डेल्टा टीबी मतलब यही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी को स्मॉल एम से करते हैं, तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट पे डायरेक्टली रिलेटेड है। किस पे डिपेंड करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। ठीक है, अब आप देखो ये क्या हो गया, हमने देख लिया कि यहाँ मोलैलिटी क्या चीज़ है, कॉन्सेंट्रेशन। जितनी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ेगी उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मतलब उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है ना, जितनी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ेगी किसमें, सॉल्यूशन के अंदर, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप देखो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा सकते हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, यहाँ आता है एक कॉन्स्टेंट, उसको बोलते हैं के बी इंटू एम कर देते हैं। आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के एक कांस्टेंट लगता है, और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो यहाँ के बी कांस्टेंट लगा देते हैं और इनटू एम कर देते हैं। ठीक, इस इक्वेशन को आप मान लो m1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो इसको साफ करते हैं, आगे देखते हैं। देखो इक्वेशन आई थी ये वाली, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये बोल देते हैं, ये इक्वेशन आई थी। अब देखो डेल्टा टी बी क्या है, डेल्टा टी बी किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बड़ा, हमने देखा था टी बी माइनस टी बी नॉट थी इसकी वैल्यू डेल्टा टी बी की। तो अब आप देखो यहाँ ये जो के बी होता है, के बी का नाम क्या होता है, के बी एक कंस्टेंट है,
इसका नाम, 2-3 नाम होते हैं इसके। इसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। देखो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट बड़ा है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोल देंगे, या इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये भी इसका नाम होता है आर। और आप इसको और भी बोल सकते हो एब्यूलियोस्कोपिक, EBULLIO, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, और एम क्या चीज़ है यहाँ, एम इज मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी किसकी है, सॉल्यूशन की, ठीक है। एम मोलैलिटी है, मतलब इसका मतलब है मोलैलिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब जितना सल्यूट हम ज़्यादा ऐड करेंगे उतनी मोलैलिटी ज़्यादा होगी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं जितनी मोलैलिटी ज़्यादा होगी उतनी सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो उतना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक। तो वही चीज़ है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। जितनी मोलैलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब सॉल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है, तो उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, मैं ऐसा अगर बोल दूं इफ़ m इज इक्वल टू 1, अगर मैं मोलैलिटी को 1 मान लूं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं m को 1 मान लूं तो ऐसा होगा, देन डेल्टा TB इज इक्वल टू KB हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB हो जाएगा, क्योंकि m को 1 मान लिया। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हो KB किसके बराबर हो जाएगा तब, डेल्टा TB के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ से KB की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो हेंस ये KB को क्या बोला है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हेंस मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB इज डिफाइंड एज, ठीक है, इज डिफाइंड एज, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या चीज़ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप बोलोगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट KB इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन, ये किसको m माना था यहाँ, व्हेन m इज इक्वल टू 1, व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। मतलब इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो KB है हमारा, KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये किसके बराबर होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होता है। जब हम क्या करते हैं, जब मोलैलिटी जो सॉल्यूशन की मोलैलिटी अगर हम उसको 1 मान लें, तो मोलैलिटी को यूनिटी मान लें, यूनिटी का मतलब होता है 1, तो उस टाइम ये जो होता है हमारा KB, ये किसके बराबर होता है, डेल्टा TB के बराबर, ठीक। ये आप याद रखोगे। आप देखो ये इतनी सी है, इसमें कुछ भी अभी खास नहीं है, यही जो एक इक्वेशन है हमारी, यही एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने 1 माना था ना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप देख सकते हो इस इक्वेशन को अगर आप देखो सही से, तो आप देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ जो डेल्टा T है, पहली चीज यहाँ जो डेल्टा TB है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो आप देखो ऐसा लिख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा था वैसे ही इक्वेशन फर्स्ट से ये क्लियर है ना, क्या क्लियर है, दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब क्या, डेल्टा TB, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन लिख दो, अपॉन मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मोलैलिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, दैट इज, लिख लो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो यही तो हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। यहां लिख दो, डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एंड डज नॉट डिपेंड
ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक, आगे लिख सकते हो सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप देखो हम स्टार्टिंग में यही तो पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो आप अगर इस इक्वेशन को देखोगे तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके ऊपर। ठीक, और ये क्या चीज़ है? मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब भी होता है कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है? सॉल्यूट की। तो आप देखो यही यहाँ लिखा है कि ये इक्वेशन से क्लियर है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कहीं नेचर का जिक्र नहीं हो रहा है, ये तो एक कांस्टेंट है, कहीं नेचर का जिक्र नहीं है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊं, देखो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है, अभी हम जो पढ़ेंगे वही जैसे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास या डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो हम देखेंगे, वो छोटा सा है। लेकिन अगर मैं आपको इसको रिवाइज कराऊं, देखो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर मैं रिवीजन कराऊं तो क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि जब हम क्या करते हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। तो उस वेपर प्रेशर जो घट जाता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लेके जाने के लिए, मतलब उसको बॉयल करने के लिए हमें हीट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो हीट ज़्यादा करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो उसको हमने एक ग्राफ से दिखाया था, हमने देखा था सॉल्वेंट का ग्राफ जो आया था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आया था TB0 और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आया था? TB। ठीक है ना, तो ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन लगाई थी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। और इस पॉइंट के ऊपर सॉल्वेंट का ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो यहाँ हमने देखा था कि जब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन पे जाते हैं, सॉल्वेंट की ये वाला आता है, सॉल्यूशन का ये वाला आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, बढ़ जाता है। हमने देखा कि इसका जो डिफरेंस होता है वही दिखाता है कि कितना बड़ा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा TB। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलैलिटी के ऊपर। ठीक है, और ये जो KB होता है इसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और M होती है मोलैलिटी। तो यहाँ से इसी इक्वेशन से सिर्फ इतनी इक्वेशन याद रखनी है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलैलिटी के ऊपर। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, जितना सॉल्यूट ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको साफ करते हैं तो लिख लेते हैं कैसे इससे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? अब लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ठीक, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, तो आपको पता है वही सेम टू सेम तरीका है इसका, आप खुद भी कर सकते हो। तो आपको पता है फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से डेल्टा TB, ये था ना, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, ये था। ठीक है ना। आपको पता है यहाँ लिख सकते हो हेयर M क्या है? M इज इक्वल टू मोलैलिटी है। ठीक, और मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी होती है इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास होता है किसमें? kg में। ये होती है मोलैलिटी, ये आपको पता है। ठीक है, तो आप देखो ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी की जगह वो फार्मूला लगा दो, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, मास
ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लिख दिया। ठीक, अब आपको पता है यहाँ अगर मैं बोल दूँ इफ़, यहाँ लिख दो W1 W2, ऐसे लिखो W1 W2, W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट या फिर मास भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट है W1, W2 है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और M2 है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो M2 है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, यहाँ से देखो इस इक्वेशन में ये लिख सकते हो। आपको पता है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, आपको पता है मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, या फिर वेट अपॉन मोलर वेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, ठीक है, के बी इंटू, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होंगे, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसके बराबर होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब देखो मास ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं ना, मास ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। तो आप क्या बोलोगे, के बी इंटू, यहाँ ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये इसके बराबर आएगा, ये वाला। यहाँ देखो के बी इंटू नंबर ऑफ मोल, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, आपको पता है मास अपॉन मोलर मास होता है फार्मूला। ठीक, तो मास को मैं वेट भी लिख सकता हूँ, तो सॉल्यूट के निकालने तो वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, डिवाइडेड बाई, यहाँ मोलर मास है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। या आप एक काम करो, इसको मोलर मास ही कर दो, मोलर मास कर दो इसको। ठीक, तो आप देखो क्या करोगे, इसको यहाँ मोलर मास कर दो, मोलर मास। ठीक, तो आपको पता है यहाँ क्या लिखना है, आपको नंबर ऑफ मोल का लिखना। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, W2, तो यहाँ क्या लिखोगे W2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आता है मोलर मास, तो मोलर मास क्या है M2। ठीक, ये वाला किसका लिखा है हमने, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह यही आता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह ये वाला उठा के लिख दिया यहाँ W2 अपॉन M2। ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट है केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको रिप्रेजेंट किया गया है W1 से, तो लिख देंगे W1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको अगर आप आगे लिखोगे ना, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, देख लो एक बार, के बी वही आएगा, के बी इंटू ये आएगा W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2 आएगा, इंटू इसको W1 ने इसको ऐसे 1 अपॉन करके लिख लेंगे W1, आपको पता है बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखो ये हमारा किस में, आपको पता है ये किस में आएगा, केजी में, यहाँ केजी में है ना, क्यों, क्योंकि हमने ये सॉल्वेंट का वेट जो है केजी में लिया था। अब आपको क्या करना है, ये जो होते हैं हम केजी में नहीं यूज़ करते, हम ग्राम में यूज़ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मास लिख सकते हो ऐसे, सिंस मास ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। ठीक है, ये होते हैं मोस्टली ग्राम में। आपको पता है मोलर मास देखो चाहे मास देखो वो किस में होते हैं, ग्राम में। तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीपल कर दो, दैट्स इट, बस। तो क्या आएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 अपॉन M2, ठीक है, इंटू 1 अपॉन W1 मल्टीपल बाई 1000। अब ये किस में आ जाएगा, ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको निकालना क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था। तो आप देखो इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, यहाँ देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये है M2, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो क्या है M2। तो आपको यहाँ इस इक्वेशन से M2 निकालना, तो M2 कैसे निकलेगा, देखो
ऐसा कर सकते हैं। M2 कैसे निकलेगा यहाँ से? आप अगर यहाँ से M2 निकालोगे ना तो M2 इज इक्वल टू ये आएगा हमारा KB इंटू W2, ठीक है। M2 निकालने के लिए KB इंटू W2 मल्टीपल बाई ये 1000 करके डिवाइड में करेंगे। M2 निकाल दिया तो ये TB नीचे आ जाएगा। देखो ना, M2 यहाँ से निकालेंगे तो ये TB नीचे आ जाएगा, W1 भी साथ है तो यहाँ आएगा डेल्टा TB इंटू W1। तो ये फार्मूला बनता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, आप एक काम करो, पहले इसको इससे क्रॉस मल्टीपल करो, फिर वहाँ से M2 निकालो, देखना ऐसा ही आएगा। तो यहाँ से M2 आ गया ऐसे। तो अब देखो M2 क्या है? यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमें डिटर्मिनेशन किसकी करनी थी? मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो M2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ये फार्मूला यूज़ करके, है ना। यहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये इक्वेशन जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, ठीक है, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कौन सा है ये? तो इसका यूज़ करके आप यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल सकते हो। वो क्या चीज़ है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसको बोला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करो। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप बोल दो, मैं डिस्कस कर दूंगा, वहाँ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो गई है, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि एक वीडियो में 2 प्रॉपर्टीज़ कवर कर दी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों प्रॉपर्टीज़ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।